प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग द्वितीय की इस व्याख्यान माला में आपका फिर से स्वागत है। पीछे हमने नाटक के तत्वों पर अध्ययन कर लिया था और उसके साथ साथ नाटकों के जो भेद होते हैं उन भेदों के नामों पर भी चर्चा कर ली थी और ये कहा था कि हम अगले व्याख्यान में ये जो नाटकों के भेद है, इन भेदों पर जो है छोटे छोटे या थोड़ी थोड़ी संक्षिप्त हम जानकारी लेंगे। तो नाटकों के जो आधार लिए थे हमने, उन सब को मिलाकर के अलग अलग लोगों के विचार थे और उन्होंने अलग अलग तरह से नाटकों के भेद किए। हमने उन समस्त भेदों को मिला करके एकाकार करके उन सबको एक स्थान पर रख के उनके भेद किए। तो ये लगभग 12-13 से लेकर के 17-18 तक के भेद हमारे सामने आते हैं। आज हम उन्हीं पर बहुत ही संक्षिप्त में विचार करेंगे। तो नाटक के विषय के आधार पर, या नाटक सबसे पहले हम लेते हैं नाटक के अंत के आधार पे, नाटक के विषय के आधार पे, इस बारे में हमने पहले जान लिया था। नाटक की शैली के आधार पर अब फिर जो है अंत में जो है हम नाटकों के और भी कई जो है भेद किए हमने, और उसमें हमने जाना कि नाटकों के भेद कितनी तरह के होते हैं। उनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा या नाम से उस पर विचार कर लिया था। आज हम उन पर बहुत संक्षिप्त में विचार करेंगे। पहले हैं भाव प्रधान नाटक। ऐसे नाटक जिनमें भावनाओं का अधिक होता है। वैसे तो कोई भी साहित्य की जो है विधा हो, उस विधा में भावनाएं तो होती ही होती है, लेकिन जहाँ जिस विषय वस्तु का आधिक्य होगा, जिस मानवीय प्रवृत्ति का आधिक्य होगा, उसके आधार पर उसका नामकरण किया जा सकता है। तो इसमें भावनाओं का आधिक्य होता है बजाय अन्य प्रवृत्तियों के। तो इस तरह के नाटक जिनमें भावनाओं का आधिक्य अधिक होता है वो भाव प्रधान नाटक कहलाते हैं। इनमें असामान्यता और मनोवैज्ञानिकता का अभाव होता है और यही इनकी विशेषता भी मानी जाती है। अवैज्ञानिकता का मतलब है कि सामान्य बंधनों में भी नहीं बंधती है। फिर जो दूसरा नाटकों का भेद हम कर सकते हैं वो है त्रासदी नाटक। त्रासदी नाटक किसे कहेंगे? जिनमें दुख हो, कठिनाई हो या त्रासदी हो। तो इस प्रकार के नाटकों का भेद भी हमारे विद्वानों ने किया है। वो 4 प्रकार के इसमें भेद माने हैं त्रासदी नाटकों में। मर्यादावादी या संस्कृत नाटक, स्वच्छंदतावादी नाटक, मिश्र त्रासदी नाटक और यथार्थवादी नाटक। इनकी गहराई में हम नहीं जाएंगे, हम फिर और दूसरा भेद लेंगे क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में इससे ज़्यादा हमको नहीं लिखना होता। तीसरे प्रकार का है हीरोइक ड्रामा। हम जानते हैं कि किसी ज़माने में हिंदी नाटकों पर पारसियों का प्रभाव काफ़ी रहा, या हिंदुस्तानी थिएटर पर पारसी थिएटर का बहुत अधिक प्रभाव रहा। और पारसी नाटक जनता में लोकप्रिय भी होते थे। इसका मूल कारण था कि उनमें प्रेम और साहस, ये 2 मुख्य विषय होते थे। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी कहते थे कि इनमें अश्लीलता भी खूब पाई जाती, इसलिए लोग उस अश्लीलता को देखने के लिए इन नाटकों में जाता था। तो इन नाटकों में आडंबर है, अलंकार है व अश्लीलता का आधिक्य मिलता है, जो कि हम इसकी विशेषता भी कह सकते हैं और इनकी कमियां भी कह सकते हैं। तीसरा भेद, चौथा भेद जो आता है वो आता है नाटक, हास्य नाटक। हास्य प्रधान, जिनमें किसी भी मुद्दे को समाज के हंसी मजाक के द्वारा हल्के फुल्के रूप में, मनोरंजक रूप में उठाया जाता है। ऐसे नाटक
हास्य नाटक कहलाते हैं। हम कह सकते हैं कि हल्के फुल्के व विषय को मनोरंजक तरीके से उठाए जाने वाले नाटक जिनमें हास्य प्रधानता लिए हुए होता है वो नाटक हास्य नाटक कहलाते हैं। इसका हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे दुमदार आदमी नाम से ही पता लगता है, काउंसिल की मेंबरी, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट इत्यादि ये ऐसे नाटक हुए हमारे हिंदी में जिनको कि हम हास्य नाटकों की श्रेणी के अंतर्गत रख सकते हैं। फिर आते हैं विचार प्रधान नाटक। ऊपर हमने भाव प्रधान नाटक लिए, तो जिस प्रकार से नाटकों में मूलतः भाव और विचार दो चीज़ें होती है मुख्यतः, तो जिनमें भावनाओं की बजाय विचारों का प्राधान्य होता है, विचारों की अधिकता होती है, वो नाटक विचार प्रधान नाटक कहलाते हैं। इनमें जब विषयों को उठाते हैं तो विषयों को उठाते समय विचारों की प्रधानता रहती है, इसके साथ साथ उनमें गंभीरता भी रहती है। तो ऐसे नाटक विचार प्रधान नाटक कहलाते हैं। हम जानते हैं कि विषय की गंभीरता पर जिसमें ध्यान दिया जाता है, ये इनकी विशेषता पाई जाती है। फिर आते हैं शिक्षाप्रद या प्रचारात्मक या उपदेशात्मक नाटक। शिक्षा देने के लिए, अपने धर्म का, अपनी बात का प्रचार करने के लिए या अपनी किसी बात से प्रभावित करने के लिए उपदेश के रूप में जो नाटक लिखे जाते हैं, मंचित किए जाते हैं, ऐसे नाटक शिक्षाप्रद नाटक कहलाते हैं। शिक्षा का प्रसार, अपने विचारों का प्रचार उपदेशात्मक तरीके से किया जाता है, तो ऐसे नाटक शिक्षाप्रद या प्रचारात्मक या फिर उपदेशात्मक नाटक कहलाते हैं। ऐतिहासिक नाटक, इसका अगला भेद हम कर सकते हैं। तो फिर ये नाटकों में ऐतिहासिक नाटक क्या होते हैं? तो इनमें ऐसे नाटक आते हैं जहां ऐतिहासिक जो तथ्य हमारे पास उपलब्ध हैं पहले से, उनके माध्यम से और आधुनिक विषयों को, जो आधुनिक काल के हमारे विषय पैदा हुए हैं, उनके साथ जोड़कर, किनके साथ जोड़कर? ऐतिहासिक जो हमारा घटनाक्रम हुआ है, जो तथ्य हैं, उनके साथ जोड़ करके जो नाटक लिखा जाता है, रचा जाता है या मंचित किया जाता है, ऐसे नाटक ऐतिहासिक नाटक कहलाता है। या सीधे सीधे हम कहें तो ऐसे नाटक जिनमें पृष्ठभूमि ऐतिहासिक होती है लेकिन विचार आधुनिक होते हैं, आधुनिकता के साथ जोड़ा जाता है, चाहे वो अच्छाई हो चाहे बुराई हो, उनके साथ जोड़ करके हमारे समाज को आगे बढ़ाने की तरफ जो नाटक ले जाते हैं, वो नाटक ऐतिहासिक नाटक कहलाते हैं। जैसे कल्याणी को हम इसका उदाहरण मान सकते हैं, प्रायश्चित को इसका उदाहरण मान सकते हैं, अजातशत्रु को इसका उदाहरण मान सकते हैं, जो प्रसाद का है। इसी प्रकार से चंद्रगुप्त जो कि प्रसाद द्वारा लिखा गया है, उसको भी हम ऐतिहासिक नाटकों की श्रेणी में रखते हैं। फिर आते हैं दुखांत नाटक। तो ये क्या है कि नाटक समाप्त किस तरह से हो रहा है। हम जानते हैं कि हर नाटक जो कि रचा जाता है, लिखा जाता है, प्रारंभ किया जाता है, समापन भी उसका होगा। अब सवाल उठता है कि वो समापन कैसे हुआ है? सुखपूर्वक हुआ है या दुख से भरपूर होकर के नाटक का अंत हुआ है? इस आधार पर उस नाटक को सुखांत या दुखांत नाटक कहते हैं। तो जिन नाटकों का अंत दुखपूर्ण होता है या दुख से होता है, वे नाटक दुखांत नाटक कहलाते हैं। इसी प्रकार से एक अगला जो नाटक का भेद है, उसको हम ले सकते हैं सुखांत नाटक। वो है जिन नाटकों की कथा वस्तु में नाटक का समापन सुखपूर्वक होता है, वो नाटक सुखांत नाटक कहलाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नाटक होते हैं। फिर आते हैं एक और भेद जिसे हम प्रतीकात्मक नाटक के नाम से जानते हैं। ये नाटक सीधा सीधा किसी बात को नहीं कहता।
इसमें सीधे सीधे नाटक की विषय वस्तु को पाठकों तक, दर्शकों तक नहीं लाया जाता। तो फिर कैसे लाया जाता है? बल्कि वो जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम को प्रतीकों के माध्यम से आगे बढ़ा करके दर्शकों तक, पाठकों तक या श्रोताओं तक लाया जाता है। और ऐसे नाटक प्रतीकात्मक नाटक कहलाते हैं। इसका एक या दो उदाहरण मैं लूँगा, जैसे एक घूंट और दूसरा है कामना इत्यादि जो नाटक हैं वो हम प्रतीकात्मक नाटकों के अंतर्गत ले लेते हैं, जिसमें भावनाओं का प्रतीक है। कामना क्या है? भावना है, हमारे मन की कामना है। तो वह दिखती नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से इस नाटक की विषय वस्तु को आगे बढ़ाया गया। फिर है समस्या नाटक। ये तो हम मानते हैं कि नाटक या साहित्य की कोई भी विधा किसी न किसी समाज की समस्या को लेकर के चलती है। तो फिर ये समस्या नाटक अलग से क्यों? इसका कारण है कि इसमें समस्या विशेष को लेकर के उस पर अधिक ध्यान केंद्रित रखते हुए जो नाटक लिखे जाते हैं वो समस्या नाटक कहलाते हैं। ऐसे नाटकों में किसी न किसी समस्या को केंद्रित या किसी न किसी समस्या में केंद्रित ध्यान रखते हुए कथानक को इन समस्याओं के इर्द गिर्द ही घुमाते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं खिलौने की खोज, अंगूर की बेटी इत्यादि जो है, या छायाबंधन जो है नाटक, वो भी इसी श्रेणी के नाटकों में रखा जा सकता है, जो समाज की किसी समस्या विशेष के इर्द गिर्द ही इनका कथानक घूमता रहता है। फिर आते हैं नृत्य नाटक। अब तक हमने जो पढ़े वो पढ़ने वाले या मंचित किए जाने वाले, सामान्य मंचित किए जाने वाले नाटक थे। अब ऐसे नाटक भी कुछ लिखे गए हैं जिनको सामान्य अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया जाता, बल्कि इनमें कथानक इस तरह से लिखा जाता है कि उन पर नृत्य हो सके। जो भावनाएं हैं उनको नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सके, और उस नाटक की कहानी को आगे बढ़ाया जा सके। तो ऐसे नाटक नृत्य नाटक कहलाते हैं। फिर आते हैं रेडियो नाटक। समय बदला, बेतार के तार का जन्म हुआ और रेडियो भी पैदा हुआ, रेडियो का आविष्कार हुआ। तो कुछ ऐसे नाटक जिनका मंचों पर अभिनय किया जाना संभव नहीं हो सकता था, या फिर नाटककार के मन में कोई ऐसी बात थी कि हम ध्वनि के माध्यम से ही नाटक का मंचन करें या लोगों के सामने उन बातों को लाएं। तो इस तरह के नाटक जो कि ध्वनि के माध्यम से, या ऐसे नाटक जिनका प्रसारण ध्वनि के माध्यम से या रेडियो से या रेडियो के माध्यम से और ध्वनि के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, उसका प्रभाव उत्पन्न करते हुए जो नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं, वो नाटक रेडियो नाटक कहलाते हैं। पहली चीज़, इनका माध्यम ध्वनि होता है। दूसरी चीज़, ये रेडियो के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे एक आध नाटक का उदाहरण देता हूँ, लक्ष्मी का स्वागत, भोर का तारा इत्यादि जो नाटक थे, ये रेडियो के माध्यम से प्रस्तुत किए गए। तो एक मैं बच्चा था तब एक नाटक आया करता था, बेगम का तकिया, वो भी रेडियो पे मैं सुना करता था। तो वो उस नाटक को या उस एकांकी को भी हम उसके अंतर्गत रख सकते हैं। फिर जब राष्ट्रीयता का आविर्भाव हुआ, देश आज़ादी की तरफ बढ़ने लगा, और हालांकि आज भी राष्ट्रीयता का भाव जरूरी नहीं है, ये नहीं है, आज भी राष्ट्रीयता का भाव तो होना चाहिए और लोगों में है भी, लेकिन
अंतर ये आ गया कि उस समय की भावनाओं में राष्ट्रीयता अलग तरह की होती थी और आज के नाटकों में राष्ट्रीयता अलग तरह की होती है। जैसे पहले हम विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़ते थे तो हम सीधे सीधे युद्ध वगैरह का उनकी खिलाफत करने को राष्ट्रीयता मानते थे, या विदेशी का विरोध करने के लिए चीज़ों को जलाने को, नुकसान पहुंचाने को हम राष्ट्रीयता के अंतर्गत ले लेते थे। लेकिन आज हम वैसा नहीं कर सकते। आज हम यदि करते हैं तो हम राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये अंतर आ जाता है। तो जहां राष्ट्रीयता के भाव जिन नाटकों में भरपूर होते हैं और उनमें इसके साथ साथ देश की आज़ादी और देश की सांस्कृतिक स्वतंत्रता इत्यादि के जो तथ्य लिए जाते हैं, या आज की तारीख में देखें तो देश को आगे बढ़ाने के लिए जो तथ्य होते हैं वो उभारे जाते हैं, तो ऐसे नाटक राष्ट्रीय नाटक कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं प्रगीति नाटक। नाटक आमतौर पर गद्य में होते हैं, लेकिन कुछ नाटक ऐसे लिखे गए जिन नाटकों का मंचन या नाटकों का प्रस्तुतिकरण प्रगीति के माध्यम से होता है, गीतों के माध्यम से होता है, और वो नाटक अपनी प्रगति गीतों के माध्यम से ही करते हैं। तो ऐसे नाटक गीति नाटक या प्रगीति नाटक कहलाते हैं। जैसे हम ले सकते हैं स्वर्ण विहान, मत्स्यगंधा इत्यादि जो नाटक हमारे आए हैं वो इसी श्रेणी के नाटकों के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। फिर आते हैं पौराणिक नाटक। जिस तरह से हमने ऐतिहासिक नाटकों के बारे में जाना था, उसी तरह से पौराणिक नाटक भी होते हैं। वहाँ जो नाटकों की पृष्ठभूमि होती थी वो ऐतिहासिक होती थी, और यहाँ जो नाटकों की जो पृष्ठभूमि होती है वो पौराणिक होती है, अर्थात इतिहास से भी पहले की जो बातें हमारे पुराणों में कही गई है, उन पौराणिक तथ्यों को साथ में लेकर के आधुनिक युग की समस्याओं को उनसे जोड़ते हुए, उन पर आधारित रखते हुए जो नाटक लिखे गए, प्रस्तुत किए गए, वो नाटक पौराणिक नाटक कहलाए। जैसे ययाति, देवयानी इत्यादि जो नाटक हैं, उन नाटकों को हम पौराणिक नाटकों के अंतर्गत रख सकते हैं। फिर एक नाटकों का भेद और हमारे सामने आता है, सांस्कृतिक नाटक। ऐसे नाटकों में संस्कृति और सभ्यता इन पर अधिक ध्यान दिया जाता है, और संस्कृति तथा सभ्यता पर आधारित नाटक ही जो है वो सांस्कृतिक नाटक कहलाते हैं। जैसे प्रायश्चित नाटक जो है, या पराजय नाटक जो है, या पुण्य पर्व नाटक जो है, वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम हमारा 18वां मान लीजिए, या अंतिम जो भेद हम कर रहे हैं, भेद तो और भी बहुत से लोगों ने किए होंगे, उनमें से अंतिम नाटक है सामाजिक नाटक। चूंकि मनुष्य की हर गतिविधि समाज से जुड़ी हुई होती है, तो हम ये तो कह ही नहीं सकते कि कोई नाटक सामाजिक नहीं है, लेकिन फिर भी भेद करने वालों ने कुछ नाटकों को सामाजिक नाटक कहा था, जिसमें जो सामाजिक समस्याएं सीधी सीधी समाज से जुड़ी होती है वो यदि उठाई जाती हैं, तो ऐसे नाटकों को सामाजिक नाटक कहते हैं। अर्थात सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों को या विभिन्न समस्याओं को जिन नाटकों में उठाया जाता है, या जिन नाटकों की जो पृष्ठभूमि है वो सामाजिक जीवन के पक्षों पर या समस्याओं पर आधारित होती है, वो सामाजिक नाटक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हम समस्या नाटक जो हैं उन नाटकों को भी रख सकते हैं, जैसे अंगूर की बेटी है, दूसरा अंधा कुआं है। ये नाटक सामाजिक नाटकों के अंतर्गत आ जाते हैं। लक्ष्मी नारायण
के नाटक जो हैं इसी श्रेणी में आ जाते हैं। तो आज हमने नाटकों के तकरीबन 18 भेद जो सबको मिलाकर थे, हमने पहले अध्ययन किया था किस आधार पर नाटकों का वर्गीकरण किया गया है, उनको देखने के बाद नाटकों के भेद कर लिए थे। और अब हमने ये जो अंतिम तौर पर जो हमने भेद किए हैं उन भेदों पर एक संक्षेप में चर्चा यहाँ कर ली है। आशा है आप इनको पढ़ेंगे, सुनेंगे और अपने भीतर उतारने की कोशिश करेंगे, परीक्षा में आप के काम आएंगे। और यदि आप महत्वाकांक्षी हैं और आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए भी ये चीज़ आपके काम आएगी। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।